जनरल कर ले बेटा, ये नहीं करा तो कुछ नहीं बनेगा क्लास 11th अकाउंटेंसी में। जनरल कर ले भाई, जनरल कर ले, अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं बनेगा पेपर में। जर्नल 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 जर्नल, क्या रखा है इस चैप्टर में ऐसा जो सभी दोस्त बोलते तुम्हें, सभी टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये चैप्टर कर ले, अगर ये ना करे तो इसका मतलब तेरे को क्लास 11th अकाउंटेंसी का कुछ भी नहीं आता। और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल सच है, चाहे तुम्हारा दोस्त बोलता है, चाहे तुम्हारा भाई बोलता है, चाहे तुम्हारे टीचर बोलते हैं। अगर तुम्हें जनरल नहीं आता तो इसका मतलब तुम्हारे को क्लास 11वीं अकाउंटेंसी का कख नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो अब जनरल को सीखना तो पड़ेगा। जनरल को सीखने के 3 तरीके हैं। वन शॉट लेक्चर मैंने डाल रखा है, जनरल के डिटेल लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं। आज मैं करवाने वाला हूं जनरल का रैपिड रिवीजन। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जनरल पूरा आता है तो भाई रैपिड रिवीजन देख लो। एक एक कॉन्सेप्ट वापस से रटवा दूंगा, एक एक ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा, कितने भी तरीकों की ट्रांजैक्शन जनरल की दिखती हैं वो सारी की सारी दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, जिससे सारी की सारी जनरल की ट्रांजैक्शन जो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं सारी की सारी तुम्हें गो थ्रू करवाऊंगा विद सॉल्यूशन। ये पूरी पीडीएफ है जहां पर सारे के सारे सॉल्यूशंस तुम्हें साथ के साथ दे रखे हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उससे भी तुम्हारा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। कल पेपर है, 4 दिन बाद पेपर है, कभी भी पेपर है। जनरल अपना देखना चाहते हो कि क्या तुम्हें वाकई आता है या नहीं आता, तो उसके लिए भी ये बेस्ट वीडियो रहने वाली है। पूरे का पूरा लेक्चर एक ही गो में बहुत शिद्दत से सुनना, ईयरफोन्स लगा लो, एक एक चीज को 1x पे करके सुनना है पूरा लेक्चर, और सब कुछ तुम्हें समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद नोट्स डाउनलोड कर लेना, कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब जल्दी शुरू करते हैं जनरल का रैपिड वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल का मतलब क्या होता है। जनरल इज बेसिकली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो मैंने यहां पे लिखा भी है कि दिस इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन की जब हम पहली एंट्री, जब उसको हम एंटर करते हैं अपनी बुक्स में, ओरिजिनली पहली बार एंटर करते हैं, तो वो जहां पर एंटर करते हैं उस बुक का नाम क्या होता है, जर्नल। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी किताब के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि डेट वाइज ही चलता है। जैसे 1 अप्रैल की सारी ट्रांजैक्शन, फिर 2 अप्रैल की सारी ट्रांजैक्शन, इस तरीके से जनरल हम बनाते हैं। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, किस तारीख की ट्रांजैक्शन है, फिर आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम कि भैया ट्रांजैक्शन है क्या, एंट्री क्या है उसकी, फिर आता है एलएफ लेजर फोलियो की ये ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज नंबर पे दिख रही है, जो कि एक अलग बुक होती है, फिर आता है डेबिट का अमाउंट कितना है, फिर आता है क्रेडिट का अमाउंट कितना है। डेबिट और क्रेडिट कैसे दिए जाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के लेक्चर मैंने आपको सिखा दिए थे, हालांकि उसका रैपिड रिवीजन भी बना रखा है, वहां भी समझा दिए थे। जनरल को भी अगर आप अच्छे से करना चाहते हो शुरू से एंड तक, तो मैंने इसके 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 11th अकाउंटेंसी के कोर्स का, वहां से पूरे के पूरे लेक्चर बाय लेक्चर आप चीजों को कर सकते हो। यह है रैपिड रिवीजन। अब बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी ट्रांजैक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट। मे भी आपको ट्रांजैक्शन ना आती हो, लेकिन देखो मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। टू कैपिटल अकाउंट, तो ट्रांजैक्शन लिखी ऐसे जाती है, डेबिट वाला अमाउंट पहले आता है, क्रेडिट वाला बाद में आता है। डेबिट लिखने के बाद क्रेडिट वाला जो लिखोगे वो 2 से शुरू होगा और यहाँ पे एक गैप होगा। सिमिलरली जो डेबिट का अमाउंट लिखोगे उसकी और डेबिट के बीच में भी गैप होगा। जो डेबिट का अमाउंट है वो यहाँ लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000, और ये जो मैंने नीचे ब्रैकेट लगाई है ना, ये जो तीर लगाया है ना, यहां पे आप नरेशन लिखते हो ताकि एक नॉर्मल बंदा जिसको अकाउंटेंसी नहीं आती वो भी इस ट्रांजैक्शन को समझ सके। ये मैं लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये कब है कि कब की ट्रांजैक्शन है, ये 1 अप्रैल 2025 की ट्रांजैक्शन है, तो हम इस तरह से लिखते हैं 2025 1 अप्रैल, इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ठीक है बेटा, डन है। चलो आ जाओ, अब जल्दी से रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, CLEAR, क्लियर। 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं मेरे पास, CLEAR। रूल्स की मैं बात करूं, जो कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, CL और R होते हैं, ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। बस यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। स्टार्ट करेंगे एक एक चीज के साथ। हालांकि 30 पेज पड़े हैं अभी, टोटल 33 पेजेस की पीपीटी में, आपको बहुत तेजी से करवाऊंगा, एक एक चीज को सुनना। ये नोट्स अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन करके मैं लिंक डाल दूं, ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन की। जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल डाली जाती है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है जो भी चीज बिजनेस में ओनर डाल रहे, चाहे वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक, जो भी डाल रहा है वो डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जो मर्जी केस आ जाए, जैसे पहला है कि बिजनेस स्टार्ट किया हमने, पहला केस आपको दे रखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश के साथ, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगला कहते हैं बिजनेस स्टार्ट किया हमने, उसको और पैसा लगा दिया चेक से, तो अब बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट। फिर कहता है कि हमने शुरू किया बिजनेस एसेट्स के साथ, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है? जब भी मालिक पैसा लगाएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और वो जो चीज ला रहा है वो डेबिट हो जाएगी। राघव ने बिजनेस शुरू किया, 50,000 कैश लाया, एसेट लाया 30,000 की और चेक लाया, तो तीनों चीजों को डेबिट कर दो, कैश डेबिट, एसेट डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी चीज जो आएगी वो डेबिट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर आती है हमारे पास परचेजेस की ट्रांजैक्शन। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स का खरीदना। गुड्स का खरीदने के बारे में आपको ध्यान रखना होता है, जब भी गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट का कोई लेना देना नहीं होता। तो गुड्स के खरीदने को परचेजेस बोलते हो। परचेजेस खर्चा होता है इसीलिए डेबिट होता है, तो जब भी गुड्स खरीदोगे परचेजेस डेबिट होंगे। अब परचेजेस पहला देखो, परचेज गुड्स ऑफ 15,000, कुछ नहीं बोला तो आप मान के चलते हो कैश में खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की कैश चला गया। अगर सामने वाले बंदे का नाम आ जाए तो परचेज तो भी कर रहे हो तो परचेजेस तो भी डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कौन होगा? सामने वाला बंदा। तो मतलब आपने राघव को क्रेडिट कर दिया, परचेजेस टू राघव। अगला कहते हैं गुड्स खरीदे आपने चेक से, तो मतलब अब आपने कैश भी नहीं दिया, उधार भी नहीं है, बैंक से पैसे दिए, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू बैंक। जब भी गुड्स खरीदोगे परचेजेस तो डेबिट होगा ही होगा। चौथी देखो, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव इन कैश, तो मतलब कैश के गुड्स आए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव ऑन क्रेडिट, तो मतलब उधार के हैं, कैश नहीं दिया तो राघव का नाम लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। सिंपल है। अब सेल्स पे आ जाओ। सेल्स का उल्टा होता है। जब सेल्स का मतलब होता है रिवेन्यू, सेल्स बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हो, परचेजेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हो क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, खर्चा हो रहा है। लेकिन जब आप सामान बेचोगे तो आपका इनकम होगी, रिवेन्यू होगा, तो सेल्स क्रेडिट होती है। अब सेल्स भी ऐसा हो सकता है, सोल्ड गुड फॉर 10,000, तो आप कहोगे कैश की सेल्स है भैया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, कैश आ रहा है, कैश एसेट है तो डेबिट होगा। तो कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश को डेबिट करा क्योंकि एसेट बढ़ रही है, सेल्स को क्रेडिट करा क्योंकि रिवेन्यू बढ़ रहा है। अगला कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव, सिर्फ नाम आ जाए तो मतलब उधार की ट्रांजेक्शन। अब आपने बेचा है तो सेल्स तो क्रेडिट हो गई होगा, कैश डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि कैश आया नहीं, तो नाम डेबिट हो जाएगा, तो हम कहेंगे राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला आता है सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक, तो अब आपके पास चेक आएगा मतलब बैंक आएगा, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला देखो, कहता है सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव इन कैश, नाम और कैश, तो मतलब कैश में, तो मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव ऑन क्रेडिट, तो अब आपका उधार है, कैश तो नहीं है, तो आप राघव को डेबिट करोगे, सेल्स बढ़ रही है तो पक्का क्रेडिट होंगी, सोचना है ही नहीं, तो राघव टू सेल्स। आगे आ जाओ। अब कहता है परचेज एंड सेल्स रिटर्न, परचेज बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स बढ़ रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, तो सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट हो जाएगा। अब देखो, कहते हैं कि गुड्स ऑफ 5,000 रिटर्न टू सारा, आपने रिटर्न कर दिए, मतलब आपने परचेज रिटर्न, कभी खरीदे होंगे तभी रिटर्न करोगे परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। दूसरा खाता डेबिट कर दो तो सारा डेबिट टू परचेज रिटर्न। तीसरी देखो, सारा रिटर्न गुड्स ऑफ 15,000, मतलब सेल्स रिटर्न, हमने सारा को बेचोगे तभी वो रिटर्न कर रही है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सारा अकाउंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 एट 18,000, अगर आपने 15,000 वाले 18,000 में बेची तो आप मान के चलोगे 18,000 की सेल करी है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, और टू सेल्स, जब भी सेल्स होती है सेल्स को क्रेडिट करना ही करना है, सोचना है ही नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे आ जाओ। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की ध्यान से सुनना, कहते हैं रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम महक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है एज इट इज उतना ही। अब देखो कैश के साथ क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट होगा, और दूसरे अकाउंट को आप उल्टा कर दो, महक को क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महक। अब मैं अभी तो आपको, मैं जब रिवीजन करवा रहा हूं तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि दूसरे अकाउंट को उल्टा कर दो, लेकिन जब मैंने आपको पूरा चैप्टर सिखाया ना तो वहां पे मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने आपको हर चीज रूल के साथ सिखाई है, जो कि बहुत जरूरी भी है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। रिसीव्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम महक, डेटर ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट, की महक से आपने 6,000 लेने थे लेकिन आपने 5,000 लिए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कोई डिस्काउंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 5,000 ले लिए तो कैश बढ़ गया, 5,000 से महक को कम कर दो, 5,000 से एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू महक अकाउंट 5,000, बिल्कुल ठीक है। अगला कहता है रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम महक, डेटर ऑफ 6,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि महक से अब आपने 6,000 से खाता कम करोगे, महक का आए कैश 5,000 है, तो इसका मतलब 1,000 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट 5,000, डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया 1,000 रुपए का, टू महक 6,000 की, महक कम हो जाएगी 6,000 से, और 1,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया, या मैं कहूं खर्चा हो गया। ठीक है जी। फिर आ जाओ इसी तरीके से क्रेडिटर्स का, सॉरी इसी के अंदर और अच्छी चीजें, जैसे कि पेड 5,000 टू सोहम ऑन अकाउंट, फिर से सेम, आपने पेमेंट करी है, पहले आप रिसीव कर रहे थे, अब आप पे कर रहे हो,
तो आपका कैश कम होगा और सोहन डेबिट होगा, तो एंट्री करोगे सोहन टू कैश। पेड 5,000 टू सोहन, क्रेडिटर ऑफ 20,000 ऑन अकाउंट, देने थे 20,000 दिए 5,000, लेकिन ऑन अकाउंट लिखा है। ऑन अकाउंट का मतलब है एज इट इज उतने ही, सोहन टू कैश 5,000 ही, इसके अंदर कोई डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फुल सेटलमेंट आ जाए, जैसे कहा कि पेड रुपीज 15,000 टू सोहम, क्रेडिटर ऑफ 20,000 इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब 20,000 की जगह 15,000 दिए तो 5,000 का डिस्काउंट रिसीव करा। डिस्काउंट रिसीव फायदा होता है तो क्रेडिट होगा। कैश कितने से कम हुआ? 15,000 से, 5,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ तो वो भी क्रेडिट होगा और सोहम डेबिट हो जाएगा 20,000 से। सोहम डेबिट 20,000, कैश 15,000 टू डिस्काउंट रिसीव 5,000। आगे आ जाओ, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, कैश डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, रिबेट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको दिया जाता है जो टाइम पे पेमेंट करे, और जो रिबेट होती है वो आफ्टर सेल्स दी जाती है अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। ये सारी की सारी एंट्रीज बहुत ध्यान से देखना। पहली कहता है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा। कहता है कि हमने 1,00,000 के गुड्स खरीदे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो अब आप ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप मान के चलो कि गुड्स ही हमने 1,00,000 की जगह 90,000 के खरीदे, कि जो 10% माइनस करके, तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000, ये हम मान के चलेंगे हमने 90,000 के गुड्स खरीदे हैं। आगे आ जाओ, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड को नहीं करोगे। मानोगे कि आपने गुड्स 90,000 के खरीदे, 1,00,000 माइनस 10% 90,000 के खरीदे, लेकिन कैश आपने 90,000 पे नहीं करा, कैश तो आपने 5% डिस्काउंट काटने के बाद पे करा। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, जो परचेजेस है, जो गुड्स खरीदे वो तो 90,000 के खरीदे, लेकिन कैश आपने 90,000 माइनस 5% दिया, और 5% आपका क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। 5% ऑफ 90,000 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो कि 4500 बनता है। तो हम कहेंगे देखो परचेजेस को आप डेबिट कर दो, कि परचेजेस को डेबिट कर दो 90,000 से, कैश को कम करोगे 85,500 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करोगे 4,500 से, कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आपका फायदा है। आगे आ जाओ, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहन, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले बंदे का नाम, तो उधार की ट्रांजेक्शन, तो एंट्री बनेगी परचेजेस टू मोहन, और 90,000 आएगा 10% माइनस करने के बाद, तो हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 90,000। आगे आ जाओ, आगे कहता है आपको देखो, पेड टू मोहन एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। मोहन से 90,000 का सामान खरीदा, अब उसको मैंने पेमेंट कर दी और 10% का कैश डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। पेमेंट कितनी करी? 90,000 में से 10% हटा दो तो मतलब 81,000 पेमेंट करी। तो मैं क्या करूंगा? कैश को कम करूंगा कितने से बेटा? 81,000 से, डिस्काउंट रिसीव करूंगा 9,000, और मोहन को डेबिट करूंगा 90,000 से, जो कि आपको ऊपर दिख नहीं रहा। आगे आ जाओ, रिबेट ऑफ 3,000 रिसीव्ड। जब रिबेट मिलती है तो आप बहुत सिंपल सी एंट्री करते हो, रिबेट रिसीव्ड आपकी कमाई है, सामने वाला बंदे को आप डेबिट कर दोगे, तो सोहन डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, इतनी सी एंट्री आपको करनी है, बात खत्म। लास्ट ट्रांजैक्शन बड़ी खतरनाक है, स्पेशल है, ध्यान से सुनना। कहता है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 1,00,000 वाले गुड्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब 90,000 के आपके परचेजेस है, 90,000 के आपके परचेसेस है फ्रॉम रितु, एंड पेड हाफ द अमाउंट अवेलिंग द कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। कहता आधा पैसा आपने दे दिया, 5% का डिस्काउंट मिला। यहां पे ध्यान ये रखना है आपको, ये जरूर बना लेना है चार्ट। यहां पे ध्यान रखना है कि देखो 1,00,000 का सामान था, 10% डिस्काउंट मिल गया 90,000, तो आप कहोगे मेरे परचेसेस कितने हैं? मेरे परचेजेस कितने हैं? 90,000, जिसमें से आधा अमाउंट कैश में दिया, आधा नहीं दिया। तो जो आधा अमाउंट कैश में नहीं दिया वो तो रितु, तो रितु को क्या बन जाएगी? आपने उधार पे खरीदा तो रितु आपकी क्रेडिटर बन जाएगी 45,000 से। बाकी 45,000 जो आप कैश में दे रहे हो उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 4,500 का, तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। और कैश आप कितना पे करोगे? 40,500 डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो एंट्री क्या बनी देखो, परचेज करा मैंने 90,000 का, रितु मेरी क्रेडिटर बन गई 45,000 से, डिस्काउंट मैंने रिसीव कर लिया 4,500 का, और कैश मैंने पे कर दिया 40,500 का। तो आउट ऑफ टोटल 90,000 आधे तो मेरे उधार का सामान है, तो रितु के नाम पे आ गया, बाकी आधे का 10% डिस्काउंट आ गया, और बाकी कैश पे कर दिया, हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ सेल्स की ट्रांजैक्शंस इसी के साथ। तो कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने गुड्स बेचे हैं बेटा 10% के डिस्काउंट पे, तो आप मान के चलोगे कि 1,00,000 के गुड्स नहीं बेचे, मैंने 90,000 के ही बेचे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेचने की एंट्री होती है कैश टू सेल्स। अगला कहते हैं कि आपने मोहन को बेचे, नाम लिखा है तो आप क्या कहोगे? मोहन टू सेल्स। कैश थोड़ी आया, नाम लिख दोगे मोहन टू सेल्स। आगे कहते हैं मोहन से आपने रिसीव कर लिया 10% डिस्काउंट के बाद,
90,000 थे, तो मोहन से आपने कितने रिसीव करे? 81,000। 9,000 का आपने डिस्काउंट रिसीव करा, अलाउ करा क्योंकि आप पैसा रिसीव करते हो तो सामने वाले को डिस्काउंट देते हो। तो हमने क्या एंट्री करी? कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मोहन कम हो गया, ये एंट्री हमारी बन गई। फिर कहता है रिबेट अलाउ आपके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट कर दोगे, सामने वाले बंदे का नाम लिख दोगे। चलो जी, आधी जनरल खत्म हो गई है। अब आता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। देखो, बढ़ने का मतलब है जब आप पेमेंट कर रहे हो, रेंट पेड ₹5,000, जैसे ही आपने रेंट पे किया, आप कहोगे मेरा रेंट बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो हमने कहा रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, रेंट बढ़ गया मतलब खर्चा बढ़ गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता, सामने वाले बंदे का नाम है तब भी आप मान के चलते हो कैश ही पे करा, क्योंकि आप किसी को खर्चा उधार में नहीं कर सकते, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चाहे मिस्टर मेहता आ जाए। फिर कहते हैं रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश की जगह बैंक आ जाएगा। फिर कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब कि इस साल का रेंट था लेकिन आपका देना रह गया, तो मतलब कि खर्चा तो इस साल का है, तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बन गया वो, तो हम क्या करेंगे? रेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, डेबिट। आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, आपकी एंट्री बन जाएगी। आगे की ट्रांजेक्शन देखो, रेंट पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। कहता है 5,000 आपने रेंट पे किया, 3,000 अभी रहता है, तो टोटल खर्चा कितना है इस साल का? 8,000। तो अब रेंट को डेबिट कितने से करोगे बेटा? 8,000 से करोगे। रेंट को डेबिट कितने से करोगे? 8,000 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 5 से, क्योंकि दिया 5 ही है, और जो 3 रहता है वो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएगा, किस नाम से? टू आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ठीक है, आगे आ जाओ। रेंट प्रीपेड 5,000, ये अगले साल का खर्चा है, तो रेंट प्रीपेड एसेट होता है, तो रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू, या प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे आ जाओ। फिर आता है आपके पास रेंट पेड 5,000, जिसमें से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है। आपने 5,000 का रेंट दिया, जिसमें 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल का कितना है? 3,000। तो रेंट को कितने से डेबिट करोगे? 3,000 से। प्रीपेड को 2,000 से, और कैश कितना कम हुआ? 5,000 से। अगला कहता है रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3,000, कि जो आप पहले से ही रेंट दे चुके उसमें 3,000 का रेंट आपका प्रीपेड है, तो आपका प्रीपेड रेंट बढ़ जाएगा और रेंट कम हो जाएगा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये चाहे याद रख लेना अगर समझ में ना आए तो। आगे देखो, इनकम की बात करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता ₹5,000, नाम आ जाए तब भी आप कहते हो भैया कैश में ही आया, कोई दिक्कत नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000 बाय चेक, तो भैया बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनकम का नाम लिखना है। इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब कि पैसा नहीं मिला, एक्रू हो गया, तो एंट्री क्या होगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट है और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इस साल की बढ़ा दोगे। कैश नहीं आया तो इसीलिए एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट 3,000। 5,000 तो आपको मिल गया, 3,000 एक्रूड है, इस साल का टोटल 8,000 है, जिसमें से 3,000 रहता है मिलना, 5,000 मिल गया, जो मिल गया कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला अभी मिलना रहता है 3,000, और टोटल कितना है इस साल का? 8,000। तो हमने वो इंटरेस्ट रिसीव्ड में लिख दिया। फिर कहता है एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस तो बेटा अगले साल का होता है, लाइबिलिटी हो गई। रिसीव हुआ मतलब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा, लेकिन अगले साल का इंटरेस्ट है तो लाइबिलिटी है, तो एडवांस इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट। आगे आ जाओ। फिर कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 5,000 मिला मतलब कैश आया 5,000। इस साल का इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000 है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट होगा 3,000 से, और 2,000 होगा एडवांस इंटरेस्ट में क्रेडिट, तो कैश 5,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000, एडवांस इंटरेस्ट 2,000। आगे आ जाओ। फिर कहता है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा ये हो गया ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड एडवांस इंटरेस्ट ऑफ 3,000। कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड के अंदर 3,000 अगले साल का है, तो भैया एडवांस इंटरेस्ट को लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड को कम करना पड़ेगा। इनकम कम होती है तो डेबिट होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट। शाबाश, आगे आ जाइए। अब कहता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन शानदार होती है। कहता है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश निकाल लिया तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड ₹5,000 टू मनीष बाय चेक, मनीष को 5,000 दे दी चेक से, तो बैंक कम हो गया, बैंक क्रेडिट होगा और मनीष को आप डेबिट कर दो, तो मनीष टू बैंक। आगे आता है
रिसीव्ड अ चेक ऑफ 7,000 फ्रॉम राकेश, राकेश से 7,000 का चेक मिला। जब भी आपको चेक मिले आपको ध्यान रखना है उससे रिलेटेड नीचे बात की गई है कि नहीं। हाँ जी की गई है कि चेक जो रिसीव हुआ डिपॉजिट करा, तो मतलब उस दिन तक जिस दिन की ट्रांजेक्शन दी गई है चेक ये डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो उस दिन आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, बैंक नहीं लिखोगे। तो हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। अगली एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया उस दिन बैंक को बढ़ा दोगे, कैश इन हैंड चेक इन हैंड को कम कर दोगे। बैंक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, चेक इन हैंड कम होगा एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो बैंक टू चेक इन हैंड अकाउंट। अबाउ चेक डिसओनर, ये चेक हो गया डिसओनर, मतलब कि राकेश ने पैसे नहीं दिए और बैंक ने 200 रुपए मेरे चार्जेस लगा दिए। तो मैं कहूंगा देखो मैं ये पैसे राकेश से मांगूंगा तो राकेश को मैं वापस से इंक्रीज कर दूंगा, अपने डेटर को डेबिट कर दूंगा। बैंक को मैं अपना कम करूंगा कितने से, एक तो वो चेक का अमाउंट 7,000 एंड 200 रुपए बैंक चार्जेस, तो एंट्री बन जाएगी राकेश से मांगूंगा बेटा मैं कितना 7,000, 200 रुपए जो मेरे चार्जेस लग गए वो मेरा खर्चा ही है, तो मैं बैंक चार्जेस को भी डेबिट कर देता हूं 200 से। और टू बैंक अकाउंट, बैंक को कम करूंगा कितने से, 7200 से। क्यों, क्योंकि वो चेक जो था वो एक्चुअली में जमा ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो पिछली एंट्री में बैंक को बढ़ा दिया था, लेकिन जैसे ही इंटीमेशन मिलेगा बैंक से कि पैसे जमा नहीं हुए तो आप बैंक को रिड्यूस कर दोगे। ठीक है जी, तो ये एंट्री यहां पे खत्म होती है। आगे कहता है ज्योति विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक से निकाला है। रेंट पेड 8,000 बाय चेक, कोई खर्चा कर दिया चेक से तो क्या हुआ, खर्चे का नाम डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो, तो रेंट टू बैंक कोई भी खर्चा हो। सैलरी पेड टू रीना, तो सैलरी टू बैंक कोई भी खर्चा हो। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन को रीपे कर दिया तो बैंक लोन कम हो गया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होती है। और टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन टू बैंक, मतलब कोई मर्जी खर्चा करो तो खर्चे का नाम नीचे बैंक अकाउंट लिख दो। शाबाश, आगे आ जाओ। कहते हैं कि इशूड चेक एज एडवांस फॉर फर्नीचर, एडवांस दिया फर्नीचर के लिए, तो आप क्या लिखोगे, जो भी खर्चा है उसका नाम एडवांस फॉर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मजा आ गया। पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ओनर, ओनर का तो मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से खर्चा किया। बैंक चार्ज एसएमएस चार्जेस, खर्चे का नाम लिख दो, एसएमएस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से खर्चा किया। ट्रांसफर्ड 20,000 फ्रॉम पीएनबी टू यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक, तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में यूनियन टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पीएनबी। सॉर्टेड है भैया, बिल्कुल सॉर्टेड है, मजा आ गया। आगे आ जाओ। अगर आपने गुड्स सैंपल में बांट दिए, मतलब कि गुड्स को सेल करने के अलावा कुछ मर्जी करा जिससे कि गुड्स आपके कम हो गए, चाहे आपने डोनेशन में दे दिए, चाहे आपने चैरिटी में बांट दी, चाहे आपने स्टाफ को सैंपल्स में बांट दिए, चाहे आपने स्टाफ वेलफेयर में बांट दिए, चाहे आपका मालिक निकाल के ले गया, किसी भी वजह से आपके गुड्स कम हो एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स के अलावा, तो आप परचेसेस को क्रेडिट कर देते हो, बस इतना ही। अमित ने विड्रू करे तो ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, परचेसेस को क्रेडिट कर दोगे। आपने डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट खर्चा अकाउंट डेबिट टू, गुड्स कम हो रहे हैं तो परचेसेस अकाउंट। गुड्स आपने एम्प्लॉइज में बांट दिए तो स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, समझ आया, तो क्रेडिट आप परचेसेस को कर दोगे। फिर आता है गुड्स आग लग गई, लॉस्ट हो गए, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फिर से गुड्स को क्रेडिट कर दोगे, परचेसेस को क्रेडिट कर दोगे और खर्चे को लिख दोगे लॉस्ट बाय फायर टू परचेसेस। अबव गुड्स वर इंश्योर्ड, गुड्स अगर इंश्योर्ड से तो आप कहोगे इंश्योरेंस कंपनी तू पैसे दे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे और लॉस को खत्म कर दोगे, लॉस को बढ़ाया था तो डेबिट किया था, कम करोगे तो क्रेडिट कर दोगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। फिर कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं तो 20,000 ही दूंगी, हमें लगा 25,000 देगी क्योंकि हमने 25,000 मांगे, कहती 20 दूंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 से कम करो, लॉस को 5,000 से वापस बढ़ा दो, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए तो बैंक बढ़ गया, इंश्योरेंस कंपनी कम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 20,000, सिंपल है। ठीक है बेटा, शाबाश, आगे आ जाओ। अब कहता है कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री, कोई पैसा डूब जाए, बैड डेट्स नुकसान हो गया, डेबिट हो जाएगा। प्रीतम अ डेटर ऑफ 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, डूब गया तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अपने डेटर्स को कम कर दो, एसेट को कम कर दो और बैड डेट्स मतलब अपना आप लॉस दिखा दो, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। प्रीतम 10,000 का डेटर था, उसने 30% पैसे दे दिए, तो मतलब बैंक में 3,000 आ गए, 7,000 डूब गए, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेट 7,000, टू प्रीतम को खत्म कर दो अपनी बुक से 10,000 से। बैड डेट्स रिकवर, कभी डूबा हुआ पैसा वापस आ गया तो कैश बढ़ जाएगा और क्रेडिट कर दोगे बैड डेट्स रिकवर्ड को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब है मेरे पास एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, कोई भी एसेट खरीदना और उसकी इंस्टॉलेशन करवाना उसी एसेट के खर्चे माने जाते हैं। जैसे कि उसने कहा परचेज बिल्डिंग बाय चेक तो 4 लाख, तो हमने कहा बिल्डिंग आ रही है, एसेट आ रही है टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग टू बैंक, ठीक है। बॉट कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर खरीदे 2.5 लाख के, तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी कंप्यूटर्स में आएगा, तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आया। ब्रिक खरीदी, सीमेंट खरीदा 1.5 लाख का, टिम्बर खरीदा 2 लाख का, ये सारा कुछ क्या है? फॉर द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग के खर्चे में आएगा। ईंटों का खर्चा अलग से ईंटों में नहीं लिखोगे, आप बिल्डिंग का खर्चा मानोगे, आप कहोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर खरीदा 20,000 का और लेबर के लिए 500 दिए, तो सारे का सारा खर्चा फर्नीचर का माना जाएगा, तो आप बोलोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500। बहुत सिंपल। आ जाओ भाई, ओपनिंग जनरल एंट्री, आखिरी चीज। ओपनिंग जनरल एंट्री कैसे होती है? आपको एक बैलेंस शीट दी होती है, सारी एसेट्स को डेबिट कर देते हो और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हो। एसेट सारी डेबिट करो, कैश इन हैंड, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, जो जो अमाउंट है वो लिख दो। 2 कैपिटल, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट। यहां पे हमारा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने तुम्हें पूरे का पूरा जनरल, द बिगेस्ट चैप्टर 1 ऑफ द पूरा करवा दिया, मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। नोट्स चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद से नोट्स बना सकते हो, सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। फुल कोर्स देखना चाहते हो 11th अकाउंटेंसी का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस, तीनों का ही फुल कोर्स आपको यहां पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और पूरा कर लिया है तो प्लीज डन लिख कर जाना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।